हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के फोर्थ यूनिट के बारे में। फोर्थ यूनिट की थ्योरी को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके बताए थे। आज हम यूनिट फोर्थ के व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो भी सब्जेक्ट आपके हैं जैसे मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, जो अप्लाइड मैकेनिक्स है और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको भी हम इस चैनल पर चलाने वाले हैं। तो जैसे ही फिजिक्स सेकंड के जो यूनिट हैं उसको हम कवर करते हैं, कवर करने के बाद ही हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो है न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस्ड पर। तो संतुलन की अवस्था हम सभी जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर सर्किट जो है वो किस में है, संतुलन में है, तो हमें अवस्था मिलती है P/Q = R/S के रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि चित्र में दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है। पाठ का मतलब होता है पाठ्यांक, यानी कि रीडिंग उसकी कितनी है, 0 है। तो प्रतिरोध R का मान हमें निकालना है। प्रतिरोध R का मान निकालने के लिए हम किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को करते हैं, तो देखिएगा, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखा था। तो PQRS यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। जो प्रतिरोध है PQRS इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो P की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू हम रखेंगे, R और 3 जो है दोनों पैरेलल में है, तो इसको हम सॉल्व करके Q की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू है 4 और S की वैल्यू है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास दिया हुआ है पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा Q। तो पैरेलल में 1/Q लिखेंगे इक्वल टू 1/R + 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आता है, 3R/3 + R हमारे पास ये बन जाता है, यानी कि 1/Q इक्वल टू 3 + R/3R हो गया। अब देखिएगा, P की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें मिलती है 1, Q की वैल्यू हमें मिली 3R/3 + R की वैल्यू हमें मिली 4 और S की वैल्यू हमें मिली है 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है तो यह एक संतुलन व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये सभी हम जानते हैं। तो हम फॉर्मूला रखेंगे P/Q = R/S। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू आती है 1, Q की वैल्यू 3R/3 + R इक्वल टू R की वैल्यू हम रखते हैं 4 और S की वैल्यू हम रखते हैं 8। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। इस 3R को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 3 + R/3R हो जाएगा। अब देखिएगा, इसके हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के 3 से मल्टीप्लाई होगी 6 + 2R = 3R हो जाएगा। यहाँ पर R के जो वेरिएबल, R के जो भी टर्म है उसको हम एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर 2R इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 = 3R - 2R। और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 = 3R - 2R, तो क्या हो जाएगा R। तो R = कितना है, 6 ओम। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि परिपथ में गैल्वेनोमीटर का अगर पाठ्यांक 0 है तो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि R होगा, ये वाला जो तुल्य प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे, ये R जो है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 6, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाएगा यदि इस R की वैल्यू कितनी हो जाए, 6 हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पास है, यदि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है, इसने फिर से यही कहा कि यदि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 हो तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया है जिसकी वैल्यू नहीं है, यानी कि PQR, और S की वैल्यू इसने नहीं दी हुई है। तो P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू है 21 और S हमें निकालना है। तो देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं यदि गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है तो वह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम फॉर्मूला रखते हैं P/Q = R/S। P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 21 है, S की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो यहाँ पर S की वैल्यू निकालनी है, तो S को इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ हम S को रखेंगे यहाँ पे, तो 6 इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 इंटू 21 यानी कि 4 को इधर ले आके आएंगे और 6 इसके नीचे आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से करेंगे 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी 14। ठीक है, कितना आ गया 14 यानी कि 14 ओम। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का अगर पाठ्यांक शून्य होता है तो अज्ञात प्रतिरोध में जो S की वैल्यू है वो कितनी होगी, 14 ओम होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बी का तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है, हमें ये सर्किट दिया हुआ है, इसका हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिएगा जो दिया गया चित्र है व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ठीक है, यानी कि हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति बनाने पर जो हमें संतुलन की जांच करनी है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको संतुलन की जांच कर लीजिएगा। अगर वो संतुलन की अवस्था में है तो उसमें गैल्वेनोमीटर यानी कि इस रेजिस्टेंस में कोई भी धारा नहीं होगी, इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं होती है। तो दिए गए चित्र को व्हीटस्टोन ब्रिज की भांति बनाने पर हमें क्या मिलता है, देखिए किस तरीके से हमने इसको बनाया है। देखिएगा ए नोड पर 2 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो हमने 2 रेजिस्टेंस बना दिए, एक 2 का है और एक 4 का है, ये दोनों बना दिए। अब देखिएगा इस C पर भी 2 हमें जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहां से 2 से C जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि A और C के बीच 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो A और C के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहां पर A और D के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो A और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो A और D के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब देखिएगा C से कनेक्ट है C से B। ठीक है, C से B के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो C से B के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने बनाया। इसके बाद देखिएगा D और B के बीच में कनेक्ट है 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो D और B के बीच में कनेक्ट हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखिएगा C और D के बीच में C और D से कनेक्ट है 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो C और D से हमने कनेक्ट किया 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो देखिएगा जैसे ही हमने इस फिगर को कंप्लीट किया तो हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर मिल गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज को देखते ही हमने क्या किया कि संतुलन की जांच करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतुलन की जांच करते हैं। संतुलन की जांच करने के लिए हमें फॉर्मूला मिला हुआ है P/Q = R/S। अगर ये वेरीफाई होता है तो हम कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास दिया गया है वो संतुलन की अवस्था में है, अन्यथा नहीं है। तो देख लेते हैं कि वो वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 2 है, Q की वैल्यू Q की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 4 है और S की वैल्यू 2 है। तो P की वैल्यू रखेंगे 2 यानी कि 2, Q की वैल्यू 1, 2/1 आ जाएगा। S यानी कि R की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 2 है, तो 4/2 आ जाएगा। यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखिएगा 2 = 2 आ रहा है। ठीक है, 2 = 2 हमारे पास यहाँ पर बना, तो अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसलिए 3 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि C और D के बीच में कोई भी धारा नहीं बहती है अगर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलन की अवस्था में हमें मिलता है तब। अतः इसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई धारा नहीं है तो इसको कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी हम इसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो ACB परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं देखिएगा। ACB यानी कि यहां से यहां तक ये दोनों सीरीज में है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि यहां से जो भी धारा गई वो इसमें ही आई है, इसमें नहीं आई है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों की सीरीज में लेकर के हम क्या करेंगे देखिएगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने माना R' है। ठीक है, तो कौन कौन से है देखो, सीरीज में है तो हम क्या करते हैं प्रतिरोध को ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से ADB का जो तुल्य प्रतिरोध है हमने माना R' है, तो R' मानने पर ये भी दोनों किस में है, सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने पर जो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हम क्या करेंगे सिंपली इसको ऐड कर देंगे, 4 + 2 यानी कि 6 ओम हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा जब हमने इसका ACB का तुल्य प्रतिरोध R' निकाला और ADB का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला R'। ठीक है, तो दोनों हमें यानी कि जो भी हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस थे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने पर हमें ये एक रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। तो एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आता है। ठीक है, अब देखिएगा अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है।
इस सर्किट को हमें देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस जो भी हैं आर डैश और आर डबल डैश, ये दोनों जो है पैरेलल कंडीशन में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने पर जो भी हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं, 1/R। अगर देखिएगा हमने इस जो सर्किट हमें मिला है, इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हमने अगर R माना है तो 1/R इक्वल टू 1/R डबल डैश प्लस 1/R डैश हो जाएगा, क्योंकि R डबल डैश इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है और R डैश इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। और दोनों ही पैरेलल कंडीशन में है, समांतर कंडीशन में है। तो समांतर अवस्था में हम कैसे करते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R डबल डैश प्लस 1/R डैश इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, प्लस में 1/6 हो जाएगा R डैश की वैल्यू। अब देखिएगा यहां पर हम कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर मैंने यहां पर वैल्यू जो है थोड़ी उल्टी रख रखी है कि यो R डबल डैश की वैल्यू है 6, तो R डबल डैश की वैल्यू 6 आ जाएगी और R डैश की वैल्यू है 3, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 3 आएगा, तो वैल्यू फिर भी सेम ही आनी है। तो 1/R इक्वल टू देखिएगा यहां पर जो हम जो एलसीएम लेने वाले हैं वो कितना है, 6 आया है, और देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा 2+1 आ जाएगा। अब 2+1 3/6 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है। तो 1/R इक्वल टू 1/2 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी हमें ये परिपथ दिया हुआ था, ये परिपथ हमें दिया हुआ था, तो ए बी परिपथ का जो भी तुल्य प्रतिरोध हमें मिलता है वो कितना मिला है 2 ओम। कितना है 2 ओम। यही हमारे पास आंसर है, इसी को हमसे पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर ब्रिज संतुलित अवस्था में दिखाया गया है। देखिएगा मेन लाइन जो है वो क्वेश्चन की ये है, ध्यान से देखिएगा, संतुलित अवस्था में दिखाया गया है 1 मीटर ब्रिज। क्लियर। मीटर ब्रिज के तार का प्रतिरोध कितना है, देखिएगा तार का प्रतिरोध है केवल, हमें क्या दिया हुआ है, तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, 1 ओम पर सेंटीमीटर का है, 1 ओम पर सेंटीमीटर का है। क्लियर। अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध उसने यहां पर दिखाया गया है, तो इसका वैल्यू हमें बतानी है। बैटरी से निकलने वाली धारा का मान क्या होगा, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने के बाद हमें क्या करना है, बैटरी से जो भी धारा निकल रही है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपसे मालूम किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पर फिगर उसने दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस है जिसमें से एक 6 है, एक x माना है, इसी की वैल्यू वो निकलवा रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक हमने देखो टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती थी, ठीक है, 100 सेंटीमीटर हम मानते थे। तो यहां से यहां तक कितना हो जाता था, यहां से अगर हम देखें l, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 100 माइनस l हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से आपने डेरिवेशन में देखा होगा। जिस स्टूडेंट्स को डेरिवेशन नहीं पता है, नहीं देखा है उसने, तो वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हमारे चैनल के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की कंप्लीट वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम देखते हैं कि मीटर ब्रिज के संतुलन अवस्था में, मीटर ब्रिज हो उसकी संतुलन अवस्था कैसी होती है, P/Q = R/S, यही संतुलन अवस्था होती है। तो मैंने कहा था कि मेन यहां से ही इसके लाइन है, यहां पर ही आपको समझ जाना है कि हमको क्या करना है, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है, तो संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था को हम यहां पर देख करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमें ये फिगर दिया हुआ है, 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, टोटल कितने 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस है 1, जो है हमारे पास हमें दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बैटरी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिएगा अब यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होता था, ये हम क्या मानते थे, इसको हम P मानते थे और इसको हम क्या मानते थे, Q मानते थे, ठीक है। इसको R मानते थे, इसको S मानते थे। याद कीजिएगा डेरिवेशन हमने किया था, ठीक है। तो P/Q = R/S जब हम करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू कितनी है 60 और R की वैल्यू कितनी है 6, और हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है, X है, ठीक है। तो 40/60 = 6/x हो जाएगा। यहां से हम जब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिल जाती है 9 ओम। क्या वैल्यू मिलती है, 9 ओम मिल जाती है। और यही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि मीटर ब्रिज के तार का प्रतिरोध इतना है तो अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें आंसर मिल गया है। अब निकालना है बैटरी से निकलने वाली धारा का मान क्या होगा। बैटरी से निकलने वाली धारा का मान के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा प्रतिरोध P। अब प्रतिरोध P की वैल्यू हम देखेंगे तो प्रतिरोध P कितना हो जाएगा 40 × 1, यानी कि हमें क्या दे रखा है,
जो तार का प्रतिरोध है 1 ओम पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 40 गुना यानी कि P की वैल्यू 40 ही थी और Q की वैल्यू कितनी थी 60, यही हमने यहाँ पर रखी थी, ठीक है। यही हमने दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट की हुई थी। अब देखिएगा 6 ओम तथा जो X वैल्यू है वो 9 ओम की है, दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है। देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों जब श्रेणी क्रम में हैं तो हम क्या करते हैं श्रेणी क्रम में दोनों का हमने जो तुल्य प्रतिरोध है वो मान लिया R डैश। तो R डैश इक्वल टू सिंपली इसको ऐड कर देंगे 6 + 9 = 15 ओम। कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। अब देखिएगा 40 और 60 जो है दोनों क्या है सीरीज में है, क्योंकि हमने प्रतिरोध के रूप में इनको बदल लिया था। उसने दे रखा था कि तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर था तो इसलिए हमने क्या रखा 40 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर जब प्रतिरोध के रूप में बदलेंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 40 और 60 रखा था। इसीलिए 40 और 60 भी दोनों किस में है सीरीज में है। तो सीरीज में निकालने के लिए हमने क्या मान लिया कि 40 और 60 जो रेजिस्टेंस हैं दोनों वो किस में है वो है सीरीज में। तो सीरीज में हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा R डबल डैश इक्वल टू 40 + 60 = 100 ओम, ठीक है। तो 6 और X का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 15 ओम और 40 और 60 का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आया है तुल्य प्रतिरोध 100 ओम। तो अब देखते हैं कि माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध टोटल कुल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ R है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे पास श्रेणी क्रम में था तो ये 1 बन गया, ये हमारे पास श्रेणी क्रम में थे तो ये भी 1 बन गया। अब यहां से ये बैटरी है, ठीक है, यहां से ये बैटरी है तो ये दोनों क्या है ये दोनों हुए पैरेलल कंडीशन में यानी कि समांतर क्रम में। अब जब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर हम इस टोटल परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो मानते हैं 1/R, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 1/15 + 1/100 करते हैं, यानी कि अगर तुल्य प्रतिरोध हम R मान ले इस कंप्लीट सर्किट का संपूर्ण परिपथ का तो हमें पैरेलल कंडीशन में क्या लिखते हैं समांतर क्रम में 1/R लिख सकते हैं। तो 1/R = 1/15 + 1/100 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 + 20/300। तो 1/R = 23/300। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 300 को हम भाग देंगे किससे 23 से तो हमारे पास आता है 13.04। तो 1/13.04 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी है 13.04 ओम आ जाएगा। ये हमें आंसर मिल जाता है। अब हमें निकालना है बैटरी की धारा, ठीक है, बैटरी की धारा। तो बैटरी की धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है I = E/R + R, ठीक है। अगर हमें जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल r की वैल्यू है अगर वो हमें दी हुई है तो हम इसमें रखेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो हम क्या रख देते हैं R = 0 रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रतिरोध है वो कितना है 1 ओम दिया हुआ है तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखेंगे R की वैल्यू हम 1 रखेंगे। यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है E। देखो E क्या है वो 12 वोल्ट है, यानी कि जो बैटरी है उसकी वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट है। तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा कैपिटल R कितना है 13.04 और R की वैल्यू कितनी है 1 है तो कितना हो जाएगा 13.04 + 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलता है I = 0.85 एम्पियर। कितना मिलता है I = 0.85 एम्पियर। यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2 आंसर बताने थे, एक था X की वैल्यू जो हमारे पास आई है 9 ओम और दूसरा था इसका बैटरी की धारा निकालने का। तो बैटरी की धारा हमारे पास कितनी आई है I = 0.85 एम्पियर। सो फ्रेंड्स ये हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, कितना इजी था लेकिन देखने में इतना इजी नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिएगा, इजी बनाते रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और क्या है कि माना एक घर में 4 पंखे और सभी कितने वाट के हैं 80 वाट के हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको रियल लाइफ में भी काम आ सकता है। देखिएगा माना एक घर में 4 पंखे हैं और सभी कितने हैं 80 वाट के हैं, दिन भर में 15 घंटे कार्य करते हैं, 15 घंटे लगातार चलते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा किसमें निकालनी है किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। तो मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको कंप्लीट बताया था कि किलोवाट घंटा में किस तरीके से चेंज करते हैं। तो देखिएगा एक पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे। सबसे पहले एक पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा निकालेंगे, जैसे हमें उसकी वैल्यू मिलती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब एक पंखे की हमें मिल गई तो आपको 20 की 30 की या 1000 पंखे की भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा को हम निकालेंगे।
तो क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं शक्ति वो किसमें होती है, किलोवाट में दी हुई है, तो ठीक है किलोवाट में दी हुई है, तो हमें क्या करना है किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा यानी कि कुल घंटे हमें देखना होगा। तो एक पंखा कितने घंटे चलता है, 15 घंटे चलता है, तो घंटे की जगह हम क्या रख देंगे, कुल घंटे की जगह 15 घंटे रख देंगे। और शक्ति कितनी है उसमें 80 वाट, एक पंखा यानी कि सभी 80 वाट के हैं, तो शक्ति कितनी है 80 वाट की, और कितने घंटे चलता है 15 घंटे, तो कितना हो जाएगा 80 वाट अपॉन में देखिएगा 1000 हमने यहाँ पर क्यों किया, ठीक है। वाट को हमें किस में बदलना है, किलोवाट में बदलना है, ठीक है। वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने बदलना है 1000 को यानी कि 1000 वाट को किलोवाट में बदलना है, तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम 80 वाट को किलोवाट में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा 80 अपॉन 1000 करना होगा, और इंटू में घंटे, कुल घंटे कितने हैं 15 घंटे, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 15 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1200 अपॉन में 1000 हो जाएगा, और किलोवाट घंटा हो जाएगा। यहां से इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से आ जाएगा 1.2 किलोवाट घंटा। तो ये क्या निकला, हमें एक पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, यानी कि एक पंखे द्वारा जो खर्च हो रही है ऊर्जा, उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम देखो एक पंखे की हमें मिल गई, और किस में मिली है, किलोवाट घंटे में मिली है। अब हम क्या करेंगे, एक पंखे के जैसे ही हमें वैल्यू मिलती है, तो अब हम 4 की क्या 1000 की भी निकाल सकते हैं, 200 300 400 जितने की भी वो मालूम करेगा उतने की हम निकाल सकते हैं। तो एक पंखे द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है 1.2 किलोवाट घंटा। तो सभी पंखे द्वारा प्रतिदिन व्यय ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि एक दिन में 15 घंटे चलता है तो 15 घंटे की ही वो मालूम कर रहा है, लेकिन 4 पंखे लगातार चल रहे हैं, तो 4 पंखों की कितनी होगी, जो हमारी एक पंखे की निकली है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 4.8 किलोवाट घंटा। कितना आ जाता है 4.8 किलोवाट घंटा, यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा दर्शाए गए चित्र में यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, उस पर डिपेंड क्वेश्चन एक हम आपको करा रहे हैं। तो यहां पर दिया है दर्शाए गए चित्र में, जो चित्र यहां पर दिखाया गया है, जो फिगर यहां पर दिया हुआ है, उसमें धारा I का मान ज्ञात कीजिए। जो यहां पर ये धारा है इसका मान बताइए क्या होगा। तो देखिएगा हम क्या देखते हैं कि किरचॉफ का संधि नियम याद कीजिए। किरचॉफ का संधि नियम क्या था कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी नोड पर आने वाली या किसी भी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली धारा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। या हम बोल सकते हैं कि आने वाली और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो संधि नियम यही था, तो किरचॉफ का संधि नियम हम इसमें लगाएंगे। तो देखिएगा ए पॉइंट पर हम यहां पर देखते हैं, तो एक तो ये और ये, यानी कि 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर की धारा यहां पर आ रही है, लेकिन ये धारा जो है ये धारा यहां से जा रही है। तो ये धारा कौन सी हुई IAB। तो क्या करेंगे हम, आने वाली धारा, ठीक है 2A प्लस 3A, यानी कि 2 प्लस 3 किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर होगी। तो जाने वाली धारा कितनी है, ए पॉइंट से जाने वाली धारा, ए संधि से धारा जाने वाली है IAB जाने वाली धारा है, और आने वाली कितनी है 2 और 3, इन दोनों को ऐड किया कितना आया 5A। तो IAB की वैल्यू कितनी आई 5A, यानी कि इस B पॉइंट पर जो IAB जा रही है वो कितनी है 5A। अब इसी प्रकार संधि B पर हम जैसे ही पहुंचते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक धारा तो ये जा रही है, एक धारा इससे निकल रही है, और एक धारा ये जा रही है, ठीक है। यानी कि 2 धारा इससे निकलती हुई दिखाई दे रही है और एक धारा इस पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, आने वाली धारा बराबर हो जाएगा 2 जाने वाली धाराओं का योग, यानी कि कुल आने वाली धारा यानी कि एक ही है, बराबर कुल जाने वाली धारा। कुल जाने वाली धारा कितनी है, यहां से IBC प्लस 1.5, ठीक है। तो यहां पर IAB की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 1.5, ये 1.5 इधर आ जाएगा, तो IBC यही हमने लिखा। देखिएगा IAB इक्वल टू 1.5 प्लस IBC। अब 1.5 को हम इधर ले आए तो 5, देखिएगा ये वैल्यू है 5, इधर को इसको माइनस में लाएंगे तो 5 माइनस 1.5 हो जाएगा, और IBC की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 माइनस 1.5 तो क्या आएगा 3.5 आ जाएगा। तो IBC इक्वल टू 3.5 एम्पियर, IBC इक्वल टू आ जाएगा 3.5 एम्पियर, ठीक है। तो IBC की वैल्यू कितनी है 3.5 एम्पियर, यानी कि हम कहां पर पहुंचे, हम पहुंचे यहां पर। और B से जो C पर, देखो C संधि पर जो भी धारा आ रही है IBC, इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 एम्पियर की धारा आ रही है। अब C संधि पर जैसे ही हम पहुंचे, C संधि पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 2 धारा यहां से जा रही है और एक धारा इस पर आ रही है। तो आने वाली धारा BC, तो कुल आने वाली धारा केवल BC है, लेकिन जाने वाली धारा कितनी है 2 प्लस I।
ठीक है, तो IBC यहां पर IBC और I+2 हो गया। ठीक है, IBC इक्वल टू I+2, तो IBC की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 3.5 रख देंगे इक्वल टू I+2, यानी कि जो जाने वाली धारा है वो कितनी है, एक I है एक 2 है। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू I हो जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1.5, तो I इक्वल टू कितना आया 1.5 एम्पियर, यानी कि जो I की वैल्यू हमसे वो मालूम कर रहा था दिए गए चित्र में I की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो वो हमें मिली है 1.5 एम्पियर। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीडियो के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फिफ्थ में सभी थ्योरी टॉपिक्स और उसके बाद उसके सभी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।